आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने एक बहुत ही छोटा सा, बल्कि कह सकते हैं कि एक लाइन का स्रोत है। इसका शीर्षक है पानीपत की पहली लड़ाई का इतिवृत्त से एक अंश। और मजे की बात तो यह है कि इस अंश में सिर्फ एक सवाल है और उसके 4 जवाब, बस इतना ही है हमारा आज का कच्चा माल। बिल्कुल, सवाल बहुत सीधा साधा है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? और विकल्प हैं 1526, 1556, 1761 और 1857। अब कोई भी इसे देखकर कहेगा कि ये तो भाई किसी क्विज शो का सवाल है, लेकिन आज हमारा इरादा सिर्फ सही जवाब पर टिक लगा के आगे बढ़ना नहीं है। सही बात है। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे ये एक मामूली सा सवाल अपने विकल्पों के साथ मिलकर भारतीय इतिहास के 300 से ज्यादा सालों की कहानी सुना देता है। तो चलिए इसी एक सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसकी परतें हमें कहां तक ले जाती हैं। तो सवाल फिर से, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? स्रोत के हिसाब से सही जवाब है विकल्प ए, 1526। ये तारीख तो शायद हम सब ने स्कूल में रटी होगी, पर यह सिर्फ एक तारीख क्यों नहीं है? ये तारीख दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक फुल स्टॉप और एक नए चैप्टर की शुरुआत है। 1526 से पहले दिल्ली पर लोधी सल्तनत का राज था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में काबुल से आए एक शासक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसकी छोटी सी सेना का सामना हुआ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की कई गुना बड़ी सेना से। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि लोदी की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे और सैकड़ों हाथी, जबकि बाबर के पास मांड 15 से 20 हजार सैनिक। कागज पर तो ये बिल्कुल एक तरफा लड़ाई लग रही थी। तो फिर बाबर जीता कैसे? ये कोई चमत्कार था क्या? चमत्कार नहीं, तकनीक और रणनीति। और यहीं पर 1526 की लड़ाई का असली महत्व छिपा है। बाबर अपने साथ वो 2 चीजें लेकर आया था जो हिंदुस्तान ने पहले कभी इस पैमाने पर नहीं देखी थी। पहली थी तोपें, यानी फील्ड आर्टिलरी, और दूसरी थी एक खास युद्ध नीति जिसे तुलगुमा कहते थे। तुलगुमा? एक मिनट, ये क्या होता है? सोचिए, इब्राहिम लोदी की विशाल सेना एक सीधी लाइन में आगे बढ़ रही है अपने हाथियों और घुड़सवारों के दम पर। बाबर ने क्या किया, उसने अपनी सेना के बीच में लगभग 700 गाड़ियां खड़ी करके उन्हें चमड़े के रस्सों से बांध दिया। इन गाड़ियों की आड़ में उसने अपनी तोपों और बंदूकचियों को छुपा दिया। इसे अराबा कहते हैं। अच्छा, ये ऑटोमन डिफेंस जैसा कुछ हुआ? बिल्कुल। तो जब लोधी की सेना पास आई तो अचानक तोपों ने आग उगलनी शुरू कर दी। मैं कल्पना कर सकता हूँ लोधी के सैनिक और खासकर उनके हाथियों ने, उन्होंने तो तोपों की ऐसी आवाज और धुआं पहले कभी नहीं देखा होगा। वो तो बिदक गए होंगे बुरी तरह। बिल्कुल, हाथी घबराकर अपनी ही सेना को कुचलते हुए भागने लगे। और जब लोधी की सेना में भगदड़ मची, तभी बाबर ने तुलगुमा का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सेना के 2 छोटे-छोटे दस्ते दाएं और बाएं से घुमाकर दुश्मन की सेना को पीछे से घेर लिया। मतलब आगे तोपें और पीछे से बाबर के घुड़सवार। वो पूरी तरह से फंस गए। कुछ ही घंटों में लड़ाई खत्म। मतलब ये हिम्मत की नहीं, बल्कि दिमाग और नई तकनीक की जीत थी। और इसी एक दिन की लड़ाई ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी, जो अगले 300 साल तक चला। ये तो सच में एक तारीख से कई ज्यादा है। यही तो बात है, इस एक लड़ाई ने सिर्फ शासक नहीं बदला, उसने भारत में लड़ाई का तरीका बदल दिया, सियासत बदल दी और आने वाली सदियों की तहजीब पर अपनी छाप छोड़ी। ठीक है, तो 1526 मुगल साम्राज्य का दरवाजा खोलता है। अब आते हैं दूसरे विकल्पों पर, क्योंकि जैसा आपने कहा, असली कहानी तो उनमें छुपी है। अगला साल है 1556, यानी ठीक 30 साल बाद। ये सिर्फ एक रैंडम नंबर तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अगर 1526 दरवाजा खोलता है तो 1556 उस घर पर कह सकते हैं कि पक्का कब्जा करने जैसा था। साल 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। इस समय तक बाबर की मौत हो चुकी थी, हुमायूं भी एक दुर्घटना में मारा जा चुका था और तख्त पर था सिर्फ 13 साल का अकबर। बस 13 साल का बच्चा। उसके खिलाफ कौन लड़ रहा था? उसके खिलाफ थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें इतिहास हेमू के नाम से जानता है। हेमू एक बहुत ही काबिल सेनापति थे जो आदिल शाह सूर के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक के बाद एक 22 लड़ाइयां जीती थी और अकबर की गैर मौजूदगी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अच्छा। और खुद को सम्राट विक्रमादित्य घोषित कर दिया था।
बहुत से लोगों को तो लगा कि भाई मुगलों का खेल खत्म। तो ये लड़ाई मुगल साम्राज्य के भविष्य के लिए एक तरह से करो या मरो वाली स्थिति थी। एकदम। और इस लड़ाई में भी एक ऐसा पल आया जहां लगा कि इतिहास बदलने वाला है। हेमू की सेना मुगलों पर भारी पड़ रही थी। वो अपने हाथी पर बैठकर लड़ाई को गाइड कर रहे थे और जीत के बहुत करीब थे। लेकिन तभी अचानक कहीं से एक तीर सीधा उनकी आंख में आकर लगा। अरे मतलब किस्मत का खेल। हाँ, इतिहास ऐसे ही अगर मगर के पलों से भरा हुआ है ना? एकदम। सोचिए वो तीर कुछ इंच इधर या उधर लगता तो क्या होता। हेमू बुरी तरह घायल होकर हाथी से गिर पड़े। अपने राजा को गिरा हुआ देखकर उनकी सेना में भगदड़ मच गई और जीती हुई बाजी वो हार गए। बिल्कुल। इस एक तीर ने अकबर के लंबे और शानदार शासन की नींव रखी, जिसे हम अकबर आजम के दौर के रूप में जानते हैं। कमाल है। तो पहला विकल्प मुगल साम्राज्य की स्थापना है और दूसरा उसका मजबूती से टिक जाना, और दोनों का फैसला पानीपत के ही मैदान में हुआ। अब यहां से कहानी करीब 200 साल आगे जाती है 1761 में। तब तक तो मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था। फिर पानीपत में तीसरी लड़ाई की नौबत क्यों आई? आपने सही नस पकड़ी। 1761 तक मुगल साम्राज्य की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी थीं। औरंगजेब के बाद के मुगल बादशाह कमजोर थे और बस नाम के शासक रह गए थे। असली शक्ति दूसरे खिलाड़ियों के हाथ में आ रही थी। इनमें सबसे बड़ी ताकत थे मराठे। हाँ, मराठे उस वक्त पुणे से लेकर लगभग पूरे उत्तर भारत में अपना दबदबा बना चुके थे। बिल्कुल। और इसी समय अफगानिस्तान से एक शासक अहमद शाह अब्दाली बार बार भारत पर हमले कर रहा था। 1761 में पानीपत के मैदान में इन दो महाशक्तियों का आमना सामना हुआ। एक तरफ मराठा साम्राज्य जो पूरे हिंदुस्तान पर अपना परचम लहराना चाहता था, और दूसरी तरफ अब्दाली। ये भारतीय इतिहास की सबसे खूनी और विनाशकारी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। और इसमें मराठों को बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी थी, है ना? बहुत बुरी। कहते हैं कि एक ही दिन में हजारों मराठा सैनिक मारे गए। महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा परिवार था जिसका कोई सदस्य इस लड़ाई में शहीद ना हुआ हो। लेकिन इसका असर सिर्फ महाराष्ट्र पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के भविष्य पर पड़ा। और यहीं पर इस तारीख का असली महत्व सामने आता है। वो कैसे? आप सोचिए, उस वक्त हिंदुस्तान में कौन कौन सी बड़ी ताकतें थीं। मुगल कमजोर हो चुके थे, बाकी छोटे छोटे राज्य थे। अकेली एक अखिल भारतीय शक्ति जो पूरे देश को एक साथ रख सकती थी, वो मराठे थे। और एक और ताकत थी जो चुपचाप कोने में बैठकर अपनी शक्ति बढ़ा रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि... मैं ये कह रही हूं कि इस लड़ाई ने उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम यानी एक राजनीतिक शून्य पैदा कर दिया। मराठों की हार ने उन्हें दशकों के लिए उत्तर भारत की राजनीति से बाहर कर दिया। मुगल बादशाह के पास कोई ताकत बची नहीं थी। ये एक ऐसा खाली मैदान था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना खेल खेलने का खुला मौका मिल गया। अरे वाह! तो 1761 की हार सिर्फ मराठों की हार नहीं थी, बल्कि शायद पूरे भारत की भावी गुलामी की पहली किश्त थी। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। तो 1526 ने मुगलों को सत्ता दी, 1556 ने उसे मजबूत किया, और 1761 ने उस सत्ता के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी और अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ कर दिया। और ये सब कुछ हुआ एक ही मैदान में। अब आखिरी विकल्प पर आते हैं, 1857। एक मिनट, 1857 का पानीपत से तो कोई लेना देना नहीं है। यहां कोई लड़ाई नहीं हुई। ये तो एकदम आउट ऑफ प्लेस लगता है। क्या ये सिर्फ परीक्षार्थी को उलझाने के लिए एक रैंडम साल डाल दिया है, या इसका भी कोई गहरा कनेक्शन है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, और ये सवाल ही इस पूरे स्रोत को एक क्विज से उठाकर एक गहरी ऐतिहासिक पहेली बना देता है। आप सही हैं, 1857 में पानीपत में कोई लड़ाई नहीं हुई। 1857 तो भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का साल है। तो इसे यहाँ क्यों रखा गया? इसकी अगर देखा जाए तो दो वजह हो सकती हैं। बताइए। पहली वजह है घटनाओं की प्रकृति को समझना। पानीपत की तीनों लड़ाइयां दो सेनाओं के बीच एक मैदान में लड़ी गई थीं, लेकिन 1857 का संग्राम ऐसा नहीं था। वो एक जन विद्रोह था जो छावनियों से शुरू होकर शहरों और गांवों तक फैल गया। तो ये विकल्प शायद ये परखने के लिए है कि क्या हम सिर्फ लड़ाइयों की तारीखें जानते हैं, या हम इतिहास में हुए अलग अलग तरह के संघर्षों के फर्क को भी समझते हैं। ठीक है, ये एक बात हुई। और दूसरी वजह? दूसरी वजह ज्यादा सांकेतिक और गहरी है। जो कहानी 1526 में बाबर के दिल्ली आने से शुरू हुई थी,
उसका औपचारिक अंत 1857 में हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद ही अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटाकर रंगून भेज दिया। और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर लिया। तो जिस मुगल सल्तनत की नींव 1526 में रखी गई, उसकी इमारत 1761 में दरक गई और 1857 में वो पूरी तरह से ढह गई। वाह! तो ये एक सवाल नहीं बल्कि 300 साल के इतिहास का एक कैप्सूल है। मतलब सवाल बनाने वाले ने सिर्फ हमारा ज्ञान नहीं बल्कि हमारी इतिहास को जोड़ने की क्षमता को परखा है। ये तो बहुत ही शानदार है। ये महज 4 तारीखें नहीं है, ये एक साम्राज्य के जन्म, यौवन, बुढ़ापे और मौत की कहानी है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक पूरा चक्र है और ये हमें पानीपत के मैदान के रणनीतिक महत्व को भी दिखाता है। दिल्ली के दरवाजे पर बसा ये खुला मैदान हमेशा से हमलावरों के लिए राजधानी तक पहुंचने का एक नेचुरल कॉरिडोर रहा। जिसे भी दिल्ली का तख्त चाहिए था, उसे पानीपत में अपनी ताकत का सबूत देना पड़ता था। एक ही जमीन का टुकड़ा सदियों तक साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने का गवाह बना। और ये भी कि इतिहास कोई अलग-अलग घटनाओं का जखीरा नहीं है। हर घटना एक दूसरे से जुड़ी है। 1526 ना होता तो शायद 1556 की नौबत ना आती। 1761 में मराठे ना हारते तो शायद 1857 के बाद का भारत कुछ और होता। बिल्कुल सही। इस एक सवाल को हल करने की कोशिश में हम अनजाने में ही मध्यकालीन और आधुनिक भारत के 4 सबसे बड़े मोड़ों से गुजर जाते हैं। मुगलों का उदय 1526, उनका स्थिरीकरण 1556, उनका पतन और नई शक्तियों का टकराव 1761 और आखिर में पुरानी व्यवस्था का अंत और एक नए औपनिवेशिक युग की शुरुआत 1857। आज की इस चर्चा ने तो मेरा दिमाग खोल दिया। हमने पानीपत की पहली लड़ाई का इतिवृत्त से सिर्फ एक सवाल उठाया था और उसने हमें भारत के 300 साल के इतिहास की सैर करा दी। इससे एक बात और साबित होती है, जानकारी को कैसे पेश किया जाता है ये उतना ही जरूरी है जितनी कि खुद जानकारी। इस एक सवाल ने हमें 4 अलग-अलग ऐतिहासिक पलों पर, उनके आपसी रिश्तों पर सोचने को मजबूर कर दिया। और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि कभी-कभी किसी सवाल के गलत जवाब भी उतने ही काम के हो सकते हैं जितना कि सही जवाब। वो हमें कहानी का बाकी हिस्सा बताते हैं। 1556, 1761 और 1857 यहाँ गलत विकल्प हैं, लेकिन वो इतिहास की अपनी अपनी सही और जरूरी कहानियां सुनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान को हमेशा एक बड़े दायरे में रखकर देखना चाहिए। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि सही जवाब क्या है, ये समझना भी जरूरी है कि दूसरे विकल्प गलत क्यों हैं और उनका अपना क्या महत्व है। यही तरीका हमारी समझ को ज्यादा गहरा और मजबूत बनाता है। अंत में एक विचार छोड़कर जाता हूं। इस स्रोत का शीर्षक है इतिवृत्त या अंग्रेजी में क्रॉनिकल। एक इतिवृत्त और एक इतिहास की किताब में क्या फर्क हो सकता है? इतिवृत्त अक्सर घटनाओं का एक सीधा साधा तारीखवार ब्यौरा होता है, कब क्या हुआ, जबकि इतिहास की किताब क्यों और कैसे पर ज्यादा ध्यान देती है। वो विश्लेषण और व्याख्या करने की कोशिश करती है। तो मेरा सवाल ये है कि एक इतिवृत्त में राजाओं, तारीखों और लड़ाइयों के अलावा और क्या हो सकता है? क्या उसमें उन आम लोगों की कहानियां नहीं हो सकती? उन किसानों और कारीगरों की जिनकी जिंदगियां इन बड़ी बड़ी लड़ाइयों से हमेशा के लिए बदल गईं? जो लोग पानीपत के आसपास के गांव में रहते थे, उनके लिए इन लड़ाइयों का क्या मतलब था? उनकी फसलें उजड़ जाती थीं, उनके घर जला दिए जाते थे, उन्हें विजेता सेना के लिए बेगार करनी पड़ती थी। उनकी कहानी कहाँ है? इस पर जरूर सोचिएगा।